आज हम पढ़ेंगे ओस्टियोपोरोसिस के बारे में। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ये एक बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जिसमें जो बोन्स होता है उसकी बोन्स की मैट्रिक्स लॉस होने लगती है और उस वजह से बोन्स में क्या बनने लगते हैं, पोरस का फॉर्मेशन होने लगता है, मतलब कि बोन्स में छेद होने लगते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ओस्टियोपोरोसिस इज ए मेटाबॉलिक डिजीज इन विच मैट्रिक्स इज लॉस्ट कोजिंग वीक बोन एंड मेकिंग बोन मोर ससेप्टिबल टू द फ्रैक्चर। तो ओस्टियोपोरोसिस क्या होती है? एक मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है जिसके अंदर जो बोन्स होती है उसकी मैट्रिक्स होती है जो वो लॉस होने लगती है, मतलब बोन्स का डीमिनरलाइजेशन होने लगता है और बोन्स इसकी वजह से क्या होती है, वीक बनने लगती है, कमज़ोर हो जाती है और फ्रैक्चर की ज़्यादा संभावना रहती है उनमें, मतलब वो कमज़ोर होने लगती है। ओस्टियोपोरोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड बोन मास, मतलब कि जो बोन मास होता है वो कम हो जाता है और प्रोग्रेसिवली बिकम पोरस, मतलब इनमें छेद बन जाते हैं और वो फ्रेजाइल हो जाती है, मतलब वो भंगुर हो जाती है, जल्दी टूटने लायक हो जाती है। ये कंडीशन क्या होती है? जैसे कि ये बोन्स है तो नॉर्मली ऐसी ये बोन्स होती है, इसके अंदर ये क्या होता है, जो ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन होती है इसमें जो पोर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाता है इनका, ये पोरस हो जाती है बोन्स, क्योंकि इसमें इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो लॉस्ट होने लगती है। तो इसे एक बार डायग्राम की सहायता से देख लीजिए। ये ओस्टियोपोरोसिस है जिसमें क्या होता है कि ये नॉर्मल बोन है और ये ओस्टियोपोरोसिस बोन है, इसमें ये देखिए पोरस का फॉर्मेशन होने लग गया है और ये सीवियर ओस्टियोपोरोसिस बोन है। अब इसमें क्या होगा कि जो माइल्ड इंजरी होगी उसके बाद भी, मतलब जो माइल्ड इंजरी होगी उसके अंदर ही फ्रैक्चर की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। जो नॉर्मल बोन होती है ये थोड़ी मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ये थोड़ी उससे ज़्यादा वीक होती है और ये सीवियर कंडीशन में उससे भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है क्योंकि इसके अंदर पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे देखिए इसके ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स, मतलब इससे कौन कौन से कॉजेज होते हैं। तो पहला है जेनेटिक कोज, मतलब कि जेनेटिक कोज की वजह से होता है। दूसरा है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो बोन्स होता है उसके अंदर, बोन्स के अंदर क्या होता है, कैल्शियम जो आयन होता है उसकी मात्रा इंक्रीज होती है, मतलब कि कैल्शियम आयन को इंक्रीज करता है किसके अंदर, बोन्स के अंदर। तो कैल्सीटोनिन डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, बोन्स के अंदर भी कैल्शियम डिक्रीज होगा, उस वजह से पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी ये कंडीशन होती है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से तो होगी, जैसे लोकल इन्फ्लामेशन ऑफ बोन्स में ड्रग लाइक कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होती है उसकी वजह से भी होता है। और लो बीएमआई, मतलब कि बॉडी मास इंडेक्स कम हो तो उस वजह से भी क्या हो सकती है, ओस्टियोपोरोसिस। स्मोकिंग और डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल, इस वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। ये डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल है ये, इसकी वजह से क्या होता है, जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती है उसके अंदर एक कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। अब देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब ये डिजीज़ कैसे आगे प्रोग्रेस करती है। तो ड्यू टू एनी टियोलॉजिकल फैक्टर सच एज कैल्शियम डेफिशिएंसी और डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल, मतलब कि कोई भी टियोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि कैल्शियम की बोन में क्या हो गई, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई या डिक्रीज एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो गया, उस वजह से क्या होगा, जो बोन की होम्योस्टेसिस होती है और टर्नओवर होता है वो अल्टर हो जाएगा। मतलब कि जो होम्योस्टेसिस क्या होती है, इसमें दो सेल्स होती है, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट क्या करती है, बोन को फॉर्मेशन का काम करती है और ओस्टियोक्लास्ट बोन के डिस्ट्रक्शन का काम करती है। जो इनकी जो एक्टिविटी है वो अल्टर हो जाएगी, उस वजह से क्या होगा, बोन में जो पोर होते हैं उनका फॉर्मेशन होने लग जाएगा। बोन की होम्योस्टेसिस अल्टर हो गई, उस वजह से क्या होगा, जो रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन हो गई, जो रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन सेल होती है जिसे ओस्टियोक्लास्ट बोलते हैं हम डिस्ट्रक्शन सेल्स को, वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि जो बोन होती है वो डिस्ट्रक्ट ज़्यादा होगी और द रेट ऑफ ओस्टियोब्लास्ट सेल, मतलब कि जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होती है उनकी रेट डिक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब जो बोन को फॉर्म कर रही है उसकी रेट तो डिक्रीज हो जाएगी और जो बोन को डिस्ट्रक्ट कर रही है उसकी रेट इंक्रीज हो जाएगी। इसका नेट रिजल्ट क्या होगा, जो बोन होती है वो उसका मास डिक्रीज होने लग जाएगा, उस वजह से बोन्स में क्या बनने लग जाएंगे, ऐसे पोर्स बनने लग जाएंगे बोन के अंदर, उस वजह से ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन होगी। द बोन बिगिन प्रोग्रेसिवली पोरस ब्रिटल एंड फ्रेजाइल, बोन क्या होगी, प्रोग्रेसिवली पोरस बनेगी, ब्रिटल बनेगी और फ्रेजाइल बनेगी, मतलब कि जो भंगुर बन जाएगी, एक तरीके से बोल सकते हैं। जैसे भंगर, जैसे कोयला पटकते ही टूट जाता है वैसे बोन्स भी टूटने की प्रोन हो जाती है, मतलब उसे वो संभावित हो जाती है टूटने की। मेकिंग बोन टू लॉस द मैट्रिक्स, और जो बोन होती है उसकी मैट्रिक्स लॉस हो जाती है और वो ससेप्टिबल टू फ्रैक्चर, मतलब कि फ्रैक्चर के लिए ससेप्टिबल हो जाती है और इसे हम बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन।
इसे हम साइलेंट डिजीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो एसिम्टोमेटिक रहता है। जब तक कि इसकी लेटर स्टेज नहीं आ जाए तब तक इसमें पेशेंट क्या होता है, एसिम्टोमेटिक होता है, इसलिए इसे साइलेंट डिजीज़ भी बोलते हैं। एक हाइपरटेंशन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर डिजीज़ होती है, और इसे हम बोलते हैं साइलेंट डिजीज़। एक बार और देखिए इसकी पैथोफिजियोलॉजी, जैसे कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई और एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई, तो उस वजह से क्या होगा, जो बोन का होम्योस्टेसिस होता है वो जो अल्टर हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो बोन डिस्ट्रक्शन सेल होती है वो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और जो बोन फॉर्मिंग सेल यानी ऑस्टियोब्लास्ट सेल होगी उनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। और जब ऑस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी वो इंक्रीज होगी, उसकी वजह से क्या होगा, बोन का जो डिस्ट्रक्शन वो ज़्यादा होगा, उस वजह से बोन पोरस, ब्रिटल और फ्रेजाइल बन जाएगी, और उससे बोन की मैट्रिक्स लॉस्ट होगी और वो फ्रैक्चर पे ससेप्टिबल हो जाएगी फ्रैक्चर के लिए, और इसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन। साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं इसके कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट इज एसिम्टोमेटिक टिल लेटर स्टेज, जो पेशेंट होता है वो लेटर स्टेज डेवलप होने तक एसिम्टोमेटिक रहता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, साइलेंट डिजीज बोलते हैं। फ्रैक्चर आफ्टर माइनर ट्रॉमा, छोटे से ट्रॉमा के बाद या छोटी सी इंजरी के बाद में ही फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि इसमें बोन क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इफ ऑस्टियोपोरोसिस अकर्स इन वर्टिब्रल बोन इट लीड्स टू काइपोसिस, डिक्लाइन इन द हाइट और कॉन्स्टिपेशन एटसेट्रा। मतलब कि यदि जो वर्टिब्रल बोन होती है, जैसे ये वर्टिब्रल बोन होगी, इसमें क्या होगा, ये यदि ये ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन होगी तो ये क्या होगा, इसकी जो काइपोसिस की कंडीशन है वो अराइज हो जाएगी। काइपोसिस में क्या होता है कि जो बोन की तो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी बिगड़ जाती है, व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है, उससे क्या होगा, जो हाइट होती है वो डिक्रीज हो जाएगी व्यक्ति की, और कॉन्स्टिपेशन भी रहता है इस कंडीशन में। आगे देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो इसमें सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, उसके डाइटरी पैटर्न्स वगैरह, जो कोई भी पुरानी डिजीज़ हो उसके हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, एक्सरे करते हैं इसके अंदर पेशेंट की, और ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें सीरम कैल्सिटोनिन लेवल है और कैल्शियम फॉस्फेट लेवल, ये सब चेक करते हैं। और DXA स्कैन करते हैं। DXA स्कैन क्या था, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री, मतलब जो एक्सरे होता है उसकी एनर्जी डबल हो जाती है इसके अंदर, और उससे क्या करते हैं, हम इसका पता कर सकते हैं इस कंडीशन का। CT स्कैन और MRI भी करते हैं। मैनेजमेंट देखते हैं इसका, हम कैसे मैनेज करते हैं हम इस कंडीशन को। तो मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं इसका, मतलब इसमें कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं। तो हाई कैल्शियम और विटामिन D डाइट देते हैं, उसके सप्लीमेंट्स भी देते हैं। बिसफोस्फोनेट ड्रग देते हैं। बिसफोस्फोनेट ड्रग क्या करती है, जो कैल्शियम होता है उसकी अमाउंट को इंक्रीज़ करती है, मतलब कि बोन फॉर्मेशन का काम करती है। कैल्शियम कार्बोनेट की ड्रग्स देंगे। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, जो कैल्सिटोनिन है उसको पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। एडिक्वेट फ्लूइड और वाटर इनटेक जो है वो करेंगे। आगे देखते हैं इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब कि एक नर्स का क्या रोल होता है इस कंडीशन में। नर्स शुड प्रोवाइड हाई कैल्शियम डाइट, एग्जांपल मिल्क, एग, कर्ड एंड चीज़, ये सब डाइट जो होती है पेशेंट को प्रोवाइड करना। नर्स शुड एडवाइज द पेशेंट टू एक्सपोज हिमसेल्फ इन सनलाइट, ताकि पेशेंट को क्या हो, विटामिन D की जो वो मात्रा मिल सके उसे सनलाइट में एक्सपोज करने से। नर्स शुड एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक टू रिड्यूस पेन, जो पेन होता है उसको कम करने के लिए नर्स को क्या करना है, पेशेंट को एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर करना है। नर्स शुड एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड एल्कोहल एंड कॉफ़ी, एल्कोहल और कॉफ़ी को अवॉइड करने के लिए एडवाइस करना है पेशेंट को। नर्स शुड टीच द पेशेंट अबाउट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को बोलना है। नर्स शुड प्रोवाइड सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट फॉल डाउन, मतलब कि जो पेशेंट को सेफ्टी मेजर्स वो है वो प्रोवाइड कराने, उससे क्या होगा, जो पेशेंट बेड से गिर सकता है उसको, उसकी टेंडेंसी को हमें क्या करना, कम कर देना है बिल्कुल। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो पेशेंट की बेड की साइड रेल्स होती है उनको उनकी जो हाइट होती है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, और बेड के लेवल होता है उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। नर्स शुड एडवाइज द पेशेंट टू इनटेक एडिक्वेट फ्लूइड एंड वाटर, जो पेशेंट को एडिक्वेट फ्लूइड और वाटर होता है उसकी इनटेक के लिए इंक्रीज करना है पेशेंट को। थैंक यू।